आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो सबसे पहले हमें डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन का पता होना चाहिए। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का टाइम डिपेंडेंट रिस्पॉन्स होता है। तो डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन रेफर्स टू द टाइम डिपेंडेंट रिस्पॉन्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का टाइम डिपेंडेंट रिस्पॉन्स होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करता हूं तो वो मटेरियल पोलराइज्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे रिमूव करता हूं तो पोलराइजेशन उसकी डिक्रीज होगी एक सर्टेन फ्रैक्शन से अपने पहले वाली वैल्यू से, तो जिसे हम डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो मैंने यही लिख रखा है कि डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन इज द रिलैक्सेशन ऑफ टाइम व्हेन पोलराइजेशन इज डिक्रीज टू अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज नाउन एज डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन। मतलब ये है कि जब मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव करता हूं तो पोलराइजेशन एक सर्टेन फ्रैक्शन से डिक्रीज होगी अपने पहले वाली वैल्यू से, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। स्टूडेंट अब हम इसको एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। मेरे पास स्टूडेंट एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये आपने पहले भी डायग्राम देखी है जिसको हिस्टैरिसीस लूप कहते हैं। हाँ, पढ़ रखे होगा इतना तो स्टूडेंट ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और यहाँ पे हमने पोलराइजेशन ले रखा है। मतलब ये है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग ले रखी है और वाई एक्सिस के अलोंग हमने पोलराइजेशन ले रखी है। अब जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करता हूँ तो पोलराइजेशन भी इंक्रीज होगी। अब मजीद मैं बच्चों एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई करता हूँ, पोलराइजेशन इंक्रीज नहीं होगी, जिसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। ये आप पढ़ कर आए हैं। फिर मैं जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता हूँ तो पोलराइजेशन भी बच्चों डिक्रीज होगी। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 है लेकिन पोलराइजेशन 0 नहीं है। अब स्टूडेंट होता ये है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी लेकिन इस मटेरियल में जो पोलराइजेशन होगी वो डिक्रीज होने में जितना टाइम लगेगा अपने पहले वाली वैल्यू से, जिसे हम क्या नाम देंगे, डाइलेक्ट्रिक रिलैक्सेशन टाइम। अब बच्चों हम रिलैक्सेशन टाइम की मदद से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब इंसुलेटर मटेरियल और मेटल्स का रिलैक्सेशन टाइम कैलकुलेट करेंगे। हम ये देखेंगे कि इंसुलेटर मटेरियल का रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता है या मेटल जैसी मटेरियल का रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता है। तो हम आज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फार्मूलाज की मदद से रिलैक्सेशन टाइम को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल या इंसुलेटिंग मटेरियल का रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता है या फिर मेटल के मटेरियल का रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम का पता होना चाहिए। स्टूडेंट आपके पास एक मटेरियल है, उस मटेरियल के अंदर आपने एक चार्ज को प्लेस कर रखा है, ठीक हो गया। अब बच्चों चार्जेस को आप जैसे मूव करवाएंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी 1 आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, अपने पहली वाली वैल्यू से ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, अपने पहले वाली वैल्यू से, जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो सबसे पहले हम रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन लिखते हैं। तो आप भी लिखना स्टार्ट करते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम is the time when charge is placed inside the material then फिर होगा क्या, then volume charge
चार्ज डेंसिटी डिक्रीज, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज ऑफ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कितनी होगी स्टूडेंट, 1 आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू is known as रिलैक्सेशन टाइम, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। अब बच्चों 1 आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जब आप सॉल्व करोगे तो ये 36, आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36.8% बनेगा। ठीक हो गया, मतलब ये है कि 1 आवर एक्सपोनेंशियल की जगह आप ये भी वैल्यू लिख सकते हो कि 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे। अब इसकी डायग्राम को देखते हैं। फर्स्ट करो स्टूडेंट, मेरे पास एक मटेरियल है और उस मटेरियल को मैंने क्यूब की शक्ल में मैंने ड्रॉ कर रखा है। तो ये मैं क्यूब की शक्ल में ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये आ गया है बच्चों क्यूब, और ये दूसरा डब्बा आ गया। अब इस डब्बे के हमने कॉर्नर मिलाने हैं। ये आ गया है हमारे पास क्यूब। अब इस क्यूब के दरमियान में मैंने एक चार्ज को प्लेस कर रखा है। ठीक है, अब मैं इस चार्ज को बच्चे जैसे मूव करवाता हूँ इस डायरेक्शन में, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी 1 आवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब अपने पहले वाले वैल्यू में। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो बी से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब आपने बच्चों बेसिक फार्मूलाज यूज करने हैं, ये आप पढ़कर आए। बाय यूजिंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, तो वो क्या होती है बच्चों, वो होती है डेल डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल टू माइनस डी रो वी डिवाइडेड बाय डी टी। तो जे जो होता है ये हमारे पास बच्चों करंट डेंसिटी होता है। तो मैं इधर लिख देता हूँ। स्टूडेंट एक बात याद रखिएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी तो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन में, तो ये याद रखिए करंट डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। और ये जो जे है, चलो ये भी लिख देता हूँ। जे से मुराद ये है कि करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, इसको हम करंट डेंसिटी का नाम देंगे। सही हो गया स्टूडेंट, यहाँ तक कोई मसले मसाइल नहीं होने चाहिए। अब आपने एक फार्मूला यूज करना है, तो ये आप पढ़ कर आए हैं अकॉर्डिंग टू दी ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ। ये बच्चों फार्मूला है माइक्रोस्कोपिक लेवल का। ठीक है, यह माइक्रोस्कोपिक फार्मूला है ओहम्स लॉ का। वो होगा J इज इक्वल टू सिग्मा E। अब सिग्मा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सिग्मा क्या होगा, ये होता है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल की कंडक्टिविटी होती है। ठीक है, और E से मुराद स्टूडेंट क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर, इस इक्वेशन के दोनों साइड पर डेल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं ये लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय डेल ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो अप्लाई कर दिए बच्चों डेल मैंने दोनों तरफ। तो ये कंडक्टिविटी कांस्टेंट है, यहाँ पे आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और डेल अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा।
इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो या 2 का नाम दे दो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम बच्चे हो तो 2 का नाम दे दोगे, हमारे जैसे उर्दू मीडियम होंगे तो वो 2 कहेंगे, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब हमने गाजिस लॉ का फार्मूला यूज़ करना है। बाय यूजिंग द गाजिस लॉ या अकॉर्डिंग टू द गाजिस लॉ, अकॉर्डिंग टू द गाजिस लॉ, गाजिस लॉ। तो गाजिस लॉ क्या होता है, वो होता है डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू रो वी। अब यहाँ पे सर बता दें आप, ये डी होता है, ये क्या होता है, ये डी से मुराद होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, ये इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है। अब स्टूडेंट इसकी जो वैल्यूज होती है वो एप्सिलॉन ई होती है। अब हमने एप्सिलॉन ई इधर पुट करना है, ठीक है। तो मैं पुट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन ई से मुराद आपको पता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैंने क्या करना है, जस्ट मैंने ये जो एप्सिलॉन है इसको मैं दूसरी तरफ लेके चला जाऊँगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ई डॉट ई सॉरी डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो वी डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, शाबाश, एप्सिलॉन आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, इस 3 इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो फिर मैं यही करता हूँ, पुट 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट। तो करते हैं बच्चों, डेल डॉट जे विच इज इक्वल टू सिग्मा। अब डेल ई की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, शाबाश, रो वी की वैल्यू। तो रो डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन, ठीक है, रो वी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। स्टूडेंट ये जो इक्वेशन बनेगी हमारे पास इक्वेशन 4 बनेगी। अब हमने कंपेयर करना है पहली इक्वेशन और 4th इक्वेशन को, हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। तो मैं यही करता हूँ, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 4 वी गेट। स्टूडेंट फिर करते हैं डेल सॉरी तो पहले वाले बच्चों इक्वेशन क्या है, माइनस डी रो वी डिवाइडेड बाई डी टी विच इज इक्वल टू सिग्मा रो वी। ये स्टूडेंट एप्सिलॉन इसके नीचे है, तो मैं यहाँ पे इसको ले जाऊँगा, सही हो गया, दोनों कांस्टेंट है ना, तो मैंने कांस्टेंट एक साइड पे कर लिया, ये रो वी हो गया। यहाँ तक कोई मसला मसाइल नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को मैं उठा के दूसरी तरफ ले जाऊंगा, ये नेगेटिव की गया, ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव की हो जाएगी, और इस साइड पे 0 बच जाएगा, ठीक है। वो कुछ इस तरह से बने, तो डी रो वी डिवाइडेड बाय डी टी प्लस सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन रो वी विच इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास बच्चों इक्वेशन आ गई है। अब इसी इक्वेशंस की मदद से हम रिलैक्सेशन टाइम को कैलकुलेट करेंगे। तो ये इक्वेशन स्टूडेंट होमोजीनियस इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन। लिखो शाबाश जल्दी जल्दी, दिस इक्वेशन इज होमोजीनियस सो फिर आगे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन का सलूशन फाइंड करते हैं। सो वी फाइंड द सलूशन, सो वी फाइंड द सलूशन, ठीक है। अब सलूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हम अब क्या करते हैं, ये जो टर्म है इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, फिर हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, सेपरेशन वेरिएबल के जरिए करेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो टर्म है इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, तो डी रो वी डिवाइडेड बाय डी टी, ठीक है, डी रो वी डिवाइडेड बाय डी टी
विच इज इक्वल टू, ये वाली जो टर्म है इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन और ये आ जाएगा रो वी। अब मैं सेपरेट वेरिएबल करता हूँ, ठीक है, रो वी के नीचे ये मैं ले जाऊंगा, ठीक है, ये डी टी दूसरी तरफ चला जाएगा। मैंने ये कहा है डी रो वी के नीचे बच्चों हम क्या करेंगे, रो वी लेके आ जाएंगे और ये वाला है बच्चों इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या बनेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ मैं लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल सी बातें हैं। एप्सिलॉन अब यहाँ पे आ जाएगा डी टी। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग, अब हमने वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। फिर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड लिख दो, ज़्यादा बेस्ट है। तो डी रो वी डिवाइडेड बाय रो वी माइनस, बेटा ये दोनों कांस्टेंट है इसको बाय लिख दो तो आएगा डी टी, ठीक है। अब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव्स तो क्या आ जाएगा, लॉग नेचुरल आ जाएगा। ये पढ़कर आए हैं, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव्स, ठीक है, माइनस रो। अब इंटीग्रेशन डी टी की क्या होगी, टी होगी और साथ में बच्चों कांस्टेंट भी आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है हमने, बाय अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, बाय अप्लाई द बाउंड्री कंडीशन। सॉरी यहाँ पे बच्चों स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाए तो आप करेक्ट करनी है। बाउंड्री कंडीशन, अब बाउंड्री कंडीशन ये होता है स्टूडेंट, इनिशियल में हमारा जो टाइम था वो 0 था, सही है, और उस वक्त हमारा जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो पहले वाली ही होगी, मतलब ओरिजिनल ही होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जब टाइम t 0 होगा तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पहले वाली ही होगी, जिसे हम रो बी नॉट से डिनोट करते हैं। अब हमने जस्ट वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन ए वी गेट, तो लॉग नेचुरल रो वी विच इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब इस टी की जगह मैं वैल्यू 0 पुट करता हूँ और बच्चों सी क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो वी की जगह क्या आ जाएगा, रो वी नॉट आ जाएगा, इज इक्वल टू ये वाला फैक्टर एज इट इज होगा। ये जो टी है ना, टी, इस टी की जगह हमने 0 वैल्यू पुट करनी है, कांस्टेंट का फैक्टर वैसे का वैसा, टी की वैल्यूज पुट करनी है 0 और सी वैसे का वैसा। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है जो आप क्या आता है 0 आता है, तो रो वी नॉट विच इज इक्वल टू क्या आएगा, शाबाश, सी आ जाएगा। अब इसको मैं नाम देता हूँ बच्चों बी, ठीक है, इस सी की वैल्यू है आ गई है। अब सी की वैल्यू को मैं इक्वेशन ए में पुट करता हूँ, तो मैं यही करता हूँ, पुट बी इन इक्वेशन ए, तो वी गेट, तो फिर हम करते हैं बच्चों लॉग नेचुरल रो वी which is equal to minus sigma divided by epsilon naught g plus c की वैल्यू शाबाश क्या आएगी, log नेचुरल रो वी नॉट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रो वी नॉट है ये सॉरी log नेचुरल रो वी नॉट है, ये क्या है, log नेचुरल रो वी नॉट है। अब इस वैल्यूज को उठा के मैं दूसरी तरफ लेके आ दूंगा, तो log नेचुरल रो वी माइनस लॉग नेचुरल रो वी रो नॉट आ जाएगा। दोबारा सुन लें स्टूडेंट,
ये वाली जो वैल्यू है वैसे की वैसे रहेगी, ये लॉग नेचुरल रो नॉट की वैल्यू दूसरी तरफ आएगी तो क्या आ जाएगी, माइनस की आ जाएगी, बाकी जो टर्म है वैसे की वैसे रहेगी। तो माइनस रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ठीक है, अब लॉग नेचुरल के हमने लास्ट पढ़ रखे हैं, लगा दो इस पे भाई, लॉग नेचुरल के लास्ट माइनस आ रहा है तो इसको हम लॉग नेचुरल एक दफ़ा कर देंगे और रो वी, ठीक है, डिवाइडेड बाय रो नॉट विच इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय टी। अब स्टूडेंट हम करते ये हैं, जब ये लॉग नेचुरल दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। तो रो बी डिवाइडेड बाय रो नॉट विच इज इक्वल टू, दूसरी तरफ लेके जाऊंगा क्या बनेगा, शाबाश, एक्सपोनेंशियल बनेगा। और ये वाली जो टर्म होगी होल टर्म हो जाएगी, इसकी पावर बन जाएगी। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, ये जो लॉग नेचुरल है इसको मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, और यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी ये उसकी पावर बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगी, पावर, तो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई टी। डियर स्टूडेंट, ये जो टाइम है ना, ये वाला जो टाइम आया है, ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है, ये जो टाइम होता है ये हमारे पास कौन सा टाइम होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। आई होप ये आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैं यहाँ कर देता हूँ, तो रो वी विच इज इक्वल टू रो नॉट, ये वाला टर्म है स्टूडेंट दूसरी तरफ चली जाएगी, एक्सपोनेंशियल माइनस माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन इंटू टी। ये बच्चों आ गया है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट लास्ट सेक्शन के अंदर हम यहाँ पहुँच गए थे। अब स्टूडेंट ये वाला जो टाइम होता है ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। तो इस रिलैक्सेशन टाइम को हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, आपने करना ये है कि इससे एक्सपोनेंशियल फैक्टर को नीचे लेकर आना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, गौर से देखना, t इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय, जब मैं सिग्मा पुट करता हूँ यहाँ पे तो ये जो एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो यही मैं पुट करता हूँ यहाँ पे, रो v इज इक्वल टू रो नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस कंडक्टिविटी जिसको हम सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। अब इस t की जगह बच्चों मैं पुट कर देता हूँ एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, रो वी नॉट, रो वी इज इक्वल टू रो वी नॉट एक्सपोनेंशियल -1। अब इस -1 को मैं नीचे ले आ सकता हूँ, बिल्कुल सर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, तो रो वी नॉट डिवाइडेड बाई एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यूज़ को परसेंटेज में मैं जब लिखूंगा तो रो वी इज इक्वल टू, तो ये आएगा बेटा 36.8%। ठीक है, एप्सिलॉन सॉरी रो नॉट आ जाएगा। ठीक है, अब ये आपको फार्मूला क्या बता रहा है, फार्मूला ये बता रहा है कि हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी वो डिक्रीज होगी 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। दोबारा सुन लें कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू से। स्टूडेंट, ये जो टाइम है हमारे पास, ये वाला जो टाइम है ये हमारा रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। अब इसी रिलैक्सेशन टाइम से हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों इसका, सबसे पहले हम मेटल का रिलैक्सेशन टाइम, फिर इसके बाद डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल का रिलैक्सेशन टाइम को कैलकुलेट करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे कि कौन सा रिलैक्सेशन टाइम सबसे अच्छा आया। तो हमने मेटल के अंदर कॉपर ले रखी है। अब बच्चों ये फार्मूला हमने ड्राइव कर रखा है ये वाला, अब इसी फार्मूले के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम का जो फार्मूला होता है t इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय सिग्मा। ठीक है, एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, शाबाश, एप्सिलॉन पढ़कर आए हैं
कि एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट की जगह हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं स्टूडेंट। 10⁻⁹ ठीक है, 36 पाई आ जाएगा। सही हो गया। अब एप्सिलॉन आर की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या है, 1 आ गया। और डिवाइडेड की फॉर्म में मैं जब लिखूंगा, डिवाइड इसको करूंगा, तो सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू हमारे पास 5.8 10⁻7 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा रिलैक्सेशन टाइम। स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1.53 10⁻⁻⁻19 सेकेंड। तो ये कॉपर का रिलैक्सेशन टाइम आ गया है। दोबारा सुन लें स्टूडेंट कि 1.53 10⁻⁻19 सेकेंड ये इसका रिलैक्सेशन टाइम आया है। किसका भाई, कॉपर का आ गया। अब हम रिलैक्सेशन टाइम फ्यूज्ड कार्ब का कैलकुलेट करते हैं। अब ये फ्यूज्ड कार्ब इंसुलेटर है या डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, T इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय सिग्मा। वैल्यूज को पुट करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 36 पाई। सही हो गया। और एप्सिलॉन आर 5 हो गया, डिवाइडेड बाय, इसको नीचे ले आता हूँ मैं। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू टी। अच्छा, सिग्मा, सिग्मा क्या है वैल्यूज, 10⁻⁻17। स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसका आएगा 51.2 आएगा। ठीक है, और कितने डेज के लिए, फॉर 2 डेज। ठीक है स्टूडेंट, अब आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली कि जो इंसुलेटर मटेरियल होता है उनका रिलैक्सेशन टाइम बहुत ही ज़्यादा आया है एज कंपेयर टू मेटल। ठीक है, फ्यूज्ड कार्ब क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, तो आज भाई ये जीत गया है। सही है, मेटल हार गया है। तो रिलैक्सेशन टाइम सबसे ज़्यादा किसका आया, इसका आया है। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक बातें स्टूडेंट आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अगर चैनल पर आप नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।